वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 35 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 10 पर आज सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में जमीयत उलेमाए हिंद समेत केरल जमीयतुल उलेमा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की याचिका, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं शामिल हैं। तो 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। कुल 35 याचिकाएं लगाई गई हैं वक्फ कानून के खिलाफ, जिनमें से 10 याचिकाओं पर आज सुप्रीम अदालत में सुनवाई होनी है। ये याचिकाएं लिस्टेड की गई हैं। सुनवाई के लिए अदालत ने इनको चुना है। राजनीतिक दलों के साथ ही मुस्लिम संगठनों की भी याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। कौन कौन सी मुख्य याचिकाएं हैं आपको बता दूं। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से याचिका दाखिल की गई है और इस कानून को मुस्लिमों का विरोधी बताया गया। वहीं केरल जमीयत उलेमा, आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की ओर से भी याचिका दाखिल की गई। अनूप गुप्ता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अनूप, एक तरफ वक्फ कानून बिल, सरकार का यही कहना है कि ये कानून गरीब मुसलमानों के हित में है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल और कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं। आज जिन 10 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई होनी है, वो कौन कौन सी याचिकाएं हैं और टाइमिंग क्या है? कुछ जानकारी है कि कब सुनवाई होगी? देखिए मेनका, जिस तरीके से केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई, दोनों सदनों में पास कराया गया, वहां पर ही विरोध बहुत देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियां और कई संगठन जो हैं इसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। आज 2 बजे एक संवैधानिक पीठ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसके अलावा संजय कुमार हैं, KV विश्वनाथ हैं, इनकी खंडपीठ जो है वो सुनवाई करेगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई है इस कानून के विरोध में, सभी का कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ऐसे में इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। चूंकि बहुत सारी याचिकाएं हैं, ऐसे में संभावना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए, किस तरीके से इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए, इसका जो पूरा दिशा निर्देश है वो आज तय करेगी। जाहिर सी बात है कि सरकार ने इसको लेकर के कैविएट भी दाखिल कर रखा है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें, इसमें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी है, इस कानून के समर्थन में भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इस सभी चीज़ों को क्लब करके ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पर आगे बढ़ेगा और आगे सुनवाई करेगा। सरकार साफ तौर से ये कह चुकी है कि ये जो कानून है, ये वक्फ संशोधन कानून है, ये एक बहुत बड़ा सुधार कानून है। इसमें जो गरीब हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, वो उसके हक की बात कहता है। अब देखना लेकिन जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें आपत्ति दर्ज कराई गई है कानून को लेकर, उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणी क्या होती है और क्या दलील याचिका दाखिल करने वाले लोगों की तरफ से रखी जा रही है अदालत के अंदर, इस पर भी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद अनूप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्फ कानून जिसके विरोध में कई लोग हैं, 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, सुप्रीम सुनवाई होनी है। संभल हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होंगे। संभल सांसद आज लखनऊ में आयोग के सामने पेश होंगे। इससे पहले 5 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग ने सांसद बर्क को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। संभल सांसद पर 24 नवंबर को बवाल के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, सांसद बर्क का नाम रखा है। वहीं हिंसा में नामजद आरोपी SP MLA के बेटे से न्यायिक जांच आयोग पूछताछ करने वाला है, जिसका बयान लखनऊ में दर्ज होगा। चौबीस नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी और इस मामले में जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है। नामजद
उनका नाम है एफआईआर में कि उन्होंने भी अपने भाषण से लोगों को भड़काया था, जिसकी वजह से हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। इसी मामले में बयान दर्ज होना है, पूछताछ होनी है, आयोग के सामने पेश होना है सांसद जिया रहमान बर्क को। और इसी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे से भी आयोग पूछताछ करने वाला है और विधायक के बेटे का भी बयान दर्ज होने वाला है। तो पहले भी सांसद बर्क को बुलाया गया था, लेकिन तब वो आयोग के सामने पेश नहीं हुए। एक बार फिर उन्हें तलब किया गया है और आज उनके बयान दर्ज होने हैं। 16 अप्रैल को आयोग ने तलब किया था, आज 16 अप्रैल है। अब देखना होगा कि सांसद बर्क आयोग के सामने पेश होते हैं या पिछली बार की तरह इस बार भी बयान देने नहीं पहुंचते हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, आज जिया रहमान बर्क को आयोग के सामने पेश होना है, क्या खबर आ रही है? पिछली बार की तरह वो नहीं पेश होंगे या पहुंचेंगे आज आयोग के दफ्तर? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि संभल न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की संभल हिंसा के मामले की जांच कर रहा है और इसमें पिछले दिनों पुलिस कप्तान को संभल के बुलाया गया था। न्यायिक आयोग ने बयान दर्ज किए थे और आज जो सांसद बर्क हैं उनको तलब किया है और उनको बाकायदा नोटिस भेजा गया था कि इस पूरे जो संभल हिंसा प्रकरण की जांच चल रही है, न्यायिक जांच आयोग जांच कर रहा है, इसमें सहयोग करें। और आज की तारीख दी गई थी, आज वो उनको बुलाया गया है और इस समय हम संभल न्यायिक जांच आयोग के जो कार्यालय है उसी के बाहर मौजूद हैं और कुछ देर में ही यहाँ पर जो न्यायिक जांच आयोग के जो सदस्य हैं वो सभी पहुंच जाएंगे। 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आज का समय दिया गया है, आज की तारीख दी गई है बर्क को और उनको आज बुलाया गया है और सीधे तौर पर कहा भी गया है, जो उनको नोटिस भेजा गया है कि इस पूरे मामले में जो जांच चल रही है इसमें सहयोग करने के लिए अपने बयान दर्ज कराएं। तो यानी कि आज बर्क के बयान दर्ज होने हैं और अगर आज बर्क नहीं आते हैं तो उसके बाद न्यायिक आयोग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। दरअसल इस पूरे प्रकरण को न्यायिक जांच आयोग जांच कर रहा है और खुद संभल में एक एक पहलू की, एक एक बिंदु की जांच की मौके पर पहुंच के न्यायिक आयोग के सदस्यों ने। और अब इस न्यायिक आयोग के जो ये कार्यालय है, ये जनपद स्थित कार्यालय है, यहाँ पर जो उस संभल हिंसा के मामले में जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो जो उस समय तैनात है, सभी को बुलाया जा रहा है और आज बर्क को भी बुलाया गया है और संभल हिंसा न्यायिक जांच आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आज बर्क से उन तमाम बिंदुओं पर सवाल करेंगे और वो उनसे जवाब मांगेंगे और कोशिश यही है उन पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी सवाल जवाब होगा। धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अंसल मामले में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। यूपी सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। 15 दिन के अंदर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी। लखनऊ कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अंसल की परियोजना की होगी जांच। बलिया में 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक फर्जी बीमा कंपनी खोलकर 12 करोड़ रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद से ही पुलिस अब एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। का मकान है, इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 70/23 धारा 504, 420, 419, 467 जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ये इनका मकान है, 3 तल्ला का मकान है। इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 70/23 धारा 500। कन्नौज में एसपी नेता का राइफल से फायर करते वीडियो सामने आया। बताया जा रहा कि भागवत कथा में कंस वध के दौरान उसने गोली चलाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। एसपी नेता अंशु पाल ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो अपलोड किया था। लखीमपुर खीरी में प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन खाली करने के लिए गांव वालों पर गोली चला दी, जिसमें 2 बच्चे और 4 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर गांव का ये मामला है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर तकरीबन 30 साल पहले कुछ ग्रामीण बस गए थे। इसे लेकर लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया, जो कोर्ट में विचाराधीन है। और इस जमीन को 2 प्रॉपर्टी डीलर अपनी जमीन बता रहे हैं, कब्जा हटाना चाह रहे हैं।
दोनों प्रॉपर्टी डीलर गांव पहुंचे और गांव वालों को जमीन खाली करने के लिए धमकाने लगे और इसी दौरान ग्रामीण और प्रॉपर्टी डीलर में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों प्रॉपर्टी डीलर ने अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दुर्गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डबल मर्डर के आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक उचौरी डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है साहिल खान। खानपुर के उचौरी गांव में 21 मार्च को डबल मर्डर हुआ था। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 सगी बहनें अपनी शादी से अचानक ही लापता हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने शादी से महज 1 दिन पहले दोनों बहनों को संभल से खोज निकाला। दोनों की शादी 14 अप्रैल को होनी थी। तकरीबन 1 हफ्ते पहले अचानक उनके गायब हो जाने से परिवार में हड़कंप मच गया था। परिजनों ने थाना दनकौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अपने घर में किराए पर रहने वाले 2 लड़कों पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और संभल जिले से दोनों बहनों को बरामद किया। दोनों युवकों को भी यहीं से बरामद किया गया है। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से उन दोनों भाइयों से शादी की है और अब उनके साथ ही रहना चाहती हैं। युवतियों ने यह भी खुलासा किया कि उनके पिता ने जिन लड़कों से उनकी शादी तय की थी, उनकी उम्र उनसे काफी अधिक थी। उन्होंने ये बात परिवार को भी बताई थी, लेकिन किसी ने उनकी बात मानी नहीं। मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। मेरठ में नादिर अली बैंड कंपनी का नकली माल बरामद हुआ। आरोपों के मुताबिक बाजे और ट्रम्पेट समेत दर्जनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नकली होलोग्राम लगाकर मार्केट में बेचे जा रहे थे। इसकी पोल तब खुली जब नकली माल को असली बताकर सेना में सप्लाई करने की कोशिश हो रही थी। इसके बाद मेरठ पुलिस ने छापेमारी की, नकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान तकरीबन 1 करोड़ का नकली माल बरामद हुआ है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। थाना दिल्ली गेट पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 15 अप्रैल को थाना दिल्ली गेट को सूचना मिली कि मेसर्स नादिर अली विंड्स के कॉर्पोरेशन जो है, इनके ट्रेडमार्क का यूज करके कोई नकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। इस सूचना पर दिल्ली गेट की फोर्स के साथ यहाँ पे दबिश दी गई तो कुछ भारी मात्रा में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। इनका आवश्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है और कब्जे में लिया जा रहा है। पति के पास जाने के लिए पत्नी ने लूट की झूठी कहानी रची। अंबेडकर नगर में चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक पत्नी ने अपने पति को साथ पाने के लिए लूट और छेड़खानी की साजिश रची। आरोप है कि महिला ने अपने पति से दूर रहने की वजह से ये साजिश रची थी। पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध लग रहा था। इस मामले के खुलासे के लिए एसपी ने एएसपी के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया। 24 घंटे के भीतर ही साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गायब हुए सभी गहने भी बरामद कर लिए, जिन्हें महिला ने अपने मायके भेजा था। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने पति के पास चंडीगढ़ जाने के लिए खुद को बांध लिया था, झूठी कहानी रची थी। पति का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए महिला ने यह कदम उठाया था। महिला का ससुराल वालों से तालमेल भी ठीक नहीं था और वो अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे और ऐसे में महिला ने ये तरकीब निकाली थी। थाना आलापुर में कल एक व्यक्ति जिनका नाम राम तीरथ पुत्र स्वर्गीय राम सुमेर है, जो ग्राम सतरही के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दिया गया कि उनके घर में रात्रि में 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी पुत्रवधू को बंधक बनाकर जो घर में कुछ पैसे रखे थे 6300 रुपये और जो बहू के आभूषण थे, उसको इन 3 बदमाशों के द्वारा जो है वो लूट लिया गया। इस सूचना के प्राप्त होते ही दिए गए तहरीर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया 309(6) BNS के अंतर्गत।
और आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। जे रविंद्र गौड़ सीपी गाजियाबाद अब बनाए गए हैं। वहीं बुलंदशहर के एसएसपी बदले गए हैं। दिनेश कुमार सिंह को एसएसपी बुलंदशहर बनाया गया है। श्लोक कुमार एसएसपी मथुरा बने हैं। सूरज कुमार राय एसपी बागपत बने हैं। कुल 11 अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। श्लोक कुमार एसएसपी मथुरा बनाए गए हैं, तो वहीं सूरज कुमार राय एसपी बागपत बनाए गए हैं। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। गाजियाबाद में अब पुलिस कमिश्नर होंगे जे रविंद्र गौड़। वहीं बुलंदशहर के एसएसपी बदल दिए गए। दिनेश कुमार सिंह को अब एसएसपी बुलंदशहर बनाया गया है। बड़ा फेरबदल, यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए।